पंकज सेतपाल हमारे बीच में है। 16 रैंक इनका आया है और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको कुछ महीने पहले भी देखा हो, क्योंकि ये उस समय भी सिलेक्ट हुए थे। मुझे तो पंकज के साथ हम बात करेंगे। ठीक, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से पर्सनली इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है तो कई बार आप शर्म करते हैं और कई बार मैं बचता हूँ। ठीक है, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे जो भी पूछना रहता है, बात करना रहता है, मैंने आपको चिट्ठी नाम का यंत्र तो दिया ही हुआ है, उससे आप जितना चाहें मेरे मज़े ले ही लेते हैं। तो उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता है नहीं, सिवाय इस बात के कि आप इसलिए पूछें कि मैं भी हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी हैं, ये मुझे ऐसे पता चलना चाहिए। आप समझे मैंने क्या कहा? इस ढेर सारी भीड़ में मैं सबको बराबरी से पढ़ा रहा हूँ, आपके सवालों का यथासंभव जवाब दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने अस्तित्व का एहसास करवाना चाहते हैं तो तरीका एक ही है, यहाँ आ जाइए। हालांकि पंकज उन कम विद्यार्थियों में से था जिनको मुझे लगता था कि मैं जो भी समझाता हूँ इसको तो समझ में आता है, क्योंकि कई बार मैं भी डाउट में रहता हूँ कि मैं कोई हाई फाई तो नहीं जा रहा हूँ। तो ही इज़ वन ऑफ दोज विजनरी स्टूडेंट जिस पे मेरे को भरोसा रहता था कि इसका एंटीना ठीक ठाक है। एंटीना समझ रहे हैं ना? और फिर इसके बाद ऐसे क्लास के दौरान तो कम ही मिलना हुआ, इंटरव्यू वगैरह में या ऐसे ही आंसर राइटिंग कभी ये मुझसे मिला तो मुझे लगा कि शायद ये उन कुछ विद्यार्थियों में से है जिसने मैंने जो जो कहा उसको लगभग अक्षरशः माना, और उसके बाद उसको वहीं नहीं छोड़ा, उस पर अपनी सोच भी लगाई। जो मैं बोलता हूँ कि मैंने जहाँ छोड़ा उसके आगे जाना है आपको, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। वो लगातार पिछले 2-3 सालों से अच्छे अच्छे पदों पर सिलेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक दिस इज 3rd टाइम यू गॉट सिलेक्टेड और 4th टाइम? सर पीएससी में 4th और हाँ, पीएससी में 4थी बार सिलेक्शन है इनका, और फॉरेस्ट सर्विसेज में भी सिलेक्शन हुआ था इनका, और ये लगातार रैंक इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना? लेकिन अभी ये डिप्टी कलेक्टर नहीं है तो ये 5वीं बार भी लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इस बार के पेपर जांचने की विडंबना ही है कि इतने टैलेंटेड लोग भी अभी 16 पर रोक दिए गए, और कैसों कैसों को दिया है, ऐसों वैसों को दिया है ना? ये बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आपको ये पता रहे कि जो यहाँ बैठा है हर व्यक्ति, उसने दिया नहीं है और उसके पापा कुछ नहीं है, क्योंकि बाजार में तो ऐसे ही चलता है ना? ज़्यादातर लोग जो यहाँ आकर बैठे हैं, क्योंकि जिनके बारे में ऐसी चर्चा वो आए नहीं, तो ही इज़ वन ऑफ दोज डिजर्विंग कैंडिडेट जो शायद उस तरफ वाला 1 या इस तरफ वाला 6 तो मैंने क्या करते थे, डिजर्व करते ही थे, 1 से लेकर 6 तक। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अगली बार ऐसा हो जाए, है ना? बाकी अब ये बताएंगे, मैंने बहुत बोल लिया। ठीक है, चलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो 3rd टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले एजीएस का सिलेक्शन हुआ था, 111 रैंक आई थी, बहुत रैंक के आगे बढ़ा हूँ मैं भी। ठीक है, उस टाइम मैंने यहाँ आके ये गिनाया था कि मेरी गलतियाँ क्या क्या थी, क्योंकि जैसे ही पेपर दे के आता हूँ ना, हर मेंस के बाद मैं यही करता हूँ, एक पेन पेपर लेता हूँ, सारे क्वेश्चन पेपर में देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को जैसा मैंने एग्जाम हॉल में लिखा है उससे बेहतर कैसे लिख सकता था, या कोई फैक्चुअल आंसर नहीं आता था तो क्या उसका सिस्टर क्वेश्चन है जो अगले बार पूछ सकता है। तो एनालिसिस किया, गलतियाँ दिखी, बताया मैंने। 2nd टाइम अभी डीएसपी वाले में आया था तो मैंने, अगर आप लोग अटेंड किए होंगे, मैंने वैल्यू एडिशन पे बात की थी। मेरा इंटरव्यू भी जो है अभी भी दलियास के चैनल पे है। मेरा मेन टॉपिक था कि कैसे आधा नंबर चुराया जाए, कैसे 1 नंबर चुराया जाए, जहाँ दूसरों को 3 मिल रहा है आप कैसे 3.5 ला सकते हो। इस बार क्या हुआ, जो माहौल चल रहा था 1 साल पहले, आप जानते हैं रिजल्ट्स रुक जा रहे थे, कोर्ट कचहरी चल रहा था, तो ऐसा हुआ कि हम लोग का भी मोमेंटम टूटा, और हम जॉब में हैं ऑलरेडी, दूसरी चीज़ें लाइफ में होती है, तो बीच में पढ़ाई का फ्लो टूट गया था। ठीक, 11 मई अचानक से डीएसपी का सिलेक्शन होता है, और 11 मई को ही मेंस की डेट आती है, 34 डेज लेटर, 15 जून को मेंस देना है। तो अभी
मेरे को लगता है कि जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ी है सीजीपीएससी में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स। ये अब 12वीं का बोर्ड नहीं रह गया है, इट हैज़ बिकम सम काइंड ऑफ अ गेम। एंड गेम वर्ड आपको थोड़ा गलत लग रहा हो क्योंकि आपकी लाइफ डिपेंड कर रही है उस पर, बट कईयों को देखा है अपने फ्रेंड्स कलीग्स को, जैसे मेरा एक कलीग था, वो पेपर 3 उसका अच्छा नहीं किया, 2 क्वेश्चन छूट गए टाइम के प्रेशर में उसके। उसने बोला मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं बोला सर दो। सर ने पेपर दिया, 7वां तक दिया, नायब तहसीलदार भी बने और पेपर 3 में मेरे से ज़्यादा लेके आए। 2 क्वेश्चन छूट गए उसके बाद भी। द थिंग इज़ कि समझो टाइम प्रेशर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप जो यहाँ घर में जो आंसर्स लिख रहे हो वो वहाँ 21 घंटे में नहीं उतरेंगे पन्ने पे जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करते। तो अब एक स्टूडेंट के साथ, एक जिज्ञासु के साथ साथ थोड़ा सा एक खिलाड़ी भी बनना है अपने को, कि हमको स्ट्रेस में न डाल पाए, हमारे दिमाग के साथ ना खेल पाए। ये जिस इंटरव्यू में भी हुआ था, पिछले बार इंटरव्यू में आई इमर्ज्ड एज अ विनर, दिस टाइम नॉट, इस बार अनलकीली उल्टा हो गया। पिछले बार मेरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और मैं प्रिपेयर्ड था, तो 100 मार्क्स आए इंटरव्यू में, उस टाइम पे 100 पिछले बार में, मतलब अच्छा है। इस बार क्या हुआ कि मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो यही सोच के गया था कि आखिरी इंटरव्यू में कुछ मज़ेदार होना चाहिए, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस। एंड देन सडनली फिर एक क्वेश्चन आता है कि इंजीनियर्स को प्रशासन में नहीं आना चाहिए, आपकी क्या राय है? तो आदमी का मूड पूरा डल कर दिया गया और फिर मेरा आंसर में ना वो एक पैसिव एग्रेसिव टोन आ गया, जो मेरे को रियलाइज़ हुआ और मैंने फिर वापस थोड़ा नॉर्मल हो गया। बट एक आंसर में भी आपका टोन चेंज हुआ तो सामने वाला नोटिस कर लेता है। तो ये प्रोसेस आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, वहाँ पे वर्क कीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे अपन आंसर राइटिंग की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, जैसे सर ने भी कहा कि इम्प्रोवाइज़ किया मैंने सर की थॉट्स पे। आपके पास अलग अलग टॉपर्स के वीडियोस आएंगे, नीरदिन नंदिया सर ने पूरी सीरीज़ निकाल रखी है, सर से आपको बहुत कुछ सीखना है। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको बेसिक्स पकड़ने हैं कि वो इंसान अगर ऐसा लिख रहा है तो वो क्यों लिख रहा है, या सर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। आंसर राइटिंग में आंसर्स एक तो सिंपल होने चाहिए, मतलब पढ़ने वाले को मिनिमम मेहनत लगे। मैं ऐसे में पहले क्या करता था, अच्छा इंट्रोडक्शन देता था जिसको पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, लेकिन पढ़ने की फुर्सत किसको है, तो कम मार्क्स आए। इस बार मैंने सीधा कोर्ट से चालू किया, मार्क्स मिले। सिंपल रखो, इजी टू रीड, उसके बाद एस्थेटिक अपील, करंट अफेयर्स, क्रिएटिविटी, ये सब तो देखना ही होता है। मैं इस बार अपनी होम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की नोटबुक भी लाया हूँ, स्कैन करके सर डलवा देंगे पहले ग्रुप में, तो आप एक वो ले सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड कॉपी नहीं करना है। फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि अगर पंकज सेतपाल ने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, और मैं उससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से छोड़ा हूँ वहाँ से आप पकड़ोगे तब क्लास 2 में पहुँचोगे। कंपटीशन तो हाई होते जा रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रीलिम्स पे पहले होता था कि 1-2 महीने में हो जाता था, अब प्रीलिम्स 4 महीने का गेम हो गया है पिछले 2 सालों से। ये सब चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पीएससी में। इंटरव्यू में तो वही नॉर्मल चीज़ें आपको थ्रो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, आपका मोमेंटम ख़राब करने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू बी इन योर मूड, और एक ऑफिसर का एटीट्यूड दिखना चाहिए। ऑफिसर का एटीट्यूड मतलब कंस्ट्रक्टिव, हम्बल है, लेकिन अपना स्टैंड भी ले रहा है, क्योंकि अगर एक ऑफिसर डिसीजन ले रहा है तो दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तुमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे तो ऐसा नहीं कि तुम हाँ नहीं सर आप सही बोल रहे हो। हम्बली अपने स्टैंड पे रहना, कंस्ट्रक्टिव होना, नेगेटिविटी कम से कम ढूंढी है। मतलब 4 अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हो तो 1 या 2 बुरे पॉइंट्स, चाहे वो आपके इंटरव्यू हो चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग हो। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ यहाँ आता हूँ कि जब हम लोग यहाँ बैठते थे तो हम लोग को दिखता था कि सर की क्लास में जब हम बैठते थे तो एक इशू को अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है हमको क्लास में। अभी भी मैं नीचे बैठा था तो सर का सुन ही रहा था। आज भी डिलीवरी का स्टाइल एकदम चेंज नहीं हुआ है 2018 में मैं पढ़ा था। तो वो चीज़ आपको करनी है, वो एब्जॉर्ब करना है। कैसे एक चीज़ को मल्टी डायमेंशनली देख सकते हैं, ना सिर्फ ऐसे में बल्कि आंसर्स में भी। जितना उसको स्मार्टनेस दिखेगा, यू वांट टू प्रूव दैट यू आर स्मार्ट इन योर आंसर शीट, वो आपसे पर्सनली तो नहीं मिल रहा है, वो आंसर में आप अपना शो कीजिए। जितना स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, खासकर सोशियोलॉजी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो आपके रियल सोसाइटी से कनेक्टेड है, इसमें तो डाल ही सकते हैं।
और फिर एक आता है पेपर 7, जिसमें हम पढ़ते कुछ हैं, पूछता कुछ है। ठीक है, जो सेक्शंस खास करके चेंज हुए हैं वो पूछ सकता है, जो नए लाए हैं, न्यू नेम्स या वो सब चीज़ें, खासकर जो वुमेन और ट्राइबल से रिलेटेड हों। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, तो ट्राइब्स के ऊपर एंड इन जनरल वुमेन के ऊपर पूछ ही रहा है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए और आंसर को गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लॉ, स्कीम्स के साथ कनेक्ट करते हुए ले जाएंगे तो अच्छा आंसर आएगा। और जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक्चुअली मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, उसके आसपास का कुछ लिख के आएंगे ना, मिलता है 4 में से 1, 1.5, 2 नंबर मिलता है। वो उस चीज़ पे मैं बोलूँगा, देखो भाई अभी जो चीज़ें खबरें आ रही है, आप लोग डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि पिछले 4 महीने में 3 गैजेटेड पोस्ट, 33 रैंक, इसमें 16 रैंक, इसमें 16 रैंक। अब ऑफ कोर्स 3 बार तो किया है, 3 जगह तो नहीं पैसा पहुंचा के आया हूँगा मैं ठीक है, तो आदमी बिना जुगाड़ के, बिना किसी का रिश्तेदार हुए ले सकता है गैजेटेड पोस्ट। आप 1 बार 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। ताकत लगाओ, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ना उनके ऊपर दिमाग मत लगाओ, अपने आप को बेस्ट करते चले जाओ, हो जाएगा, कहाँ जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर है, मीडिया है, वो एक्टिवेट हो गए हैं। मीडिया एक्टिविज़म तो दिख ही रहा है, न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं, जुडिशियल एक्टिविज़म दिख रहा है, कोर्ट ने अपना संज्ञान ले लिया है। आप और मैं सड़क पर उतरें, उससे ज़्यादा तो कोर्ट और मीडिया के बोलने से असर पड़ेगा, है ना। आपके मेरे उतरने पर यह भी हो सकता है कि उनको ये लगे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है, लेकिन सरकार मीडिया को और जुडिशरी को नहीं बोल सकती कि बिक गई है विपक्ष के हाथों। तो ऐसी स्थिति में दबाव में ठीक ठाक है। इस बार इलेक्टोरल इशू बन रहा है और जैसा उसने कहा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम सिर्फ उम्मीद कर सकते हो कि अगली बार चीज़ें बेहतर होंगी, और एकदम नहीं होंगी तो फिर कोई ऐसी स्थिति आएगी जहां पर हर व्यक्ति एजिटेट होता है और कुछ ना कुछ करता है। अच्छा, अभी एक और चीज़ चल रही कि जैसे टॉपर्स की आईडी अब PDF में आ रही है तो सर्कुलेट होती है, ठीक है, या आप लोग अपने किसी एक्वेंटेंस से मांगते हो, जैसे मेरे से भी लोग लेते हैं। क्या होगा, जैसे मैं और मेरा कलीग है, उसका राइटिंग स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। पेपर 4 में उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, मेरे को नहीं मिले, कम मिले। पेपर 6 में मेरे को ज़्यादा मिले, उसको नहीं मिले, सेम स्टाइल। तो सब्जेक्टिविटी है पेपर में, ठीक है, सब्जेक्टिविटी है। किसी भी चीज़ को अगर थोड़ा सा वर्क नहीं कर जा रही तो एकदम उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाना कि ये वाला फ्लो चार्ट बना रहा है, इसको मार्क्स नहीं मिलने, ये बनाना ही नहीं है, या ये बना रहा है इसी से मार्क्स मिलेगा और कुछ करो ही मत, ठीक है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन CGPSC, बहुत सब्जेक्टिविटी है। उसका तोड़ यही है कि बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करो भाई। ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन, पढ़ने वाले को ईजी पढ़े, अट्रैक्टिव हो आंसर, आपकी स्मार्टनेस, आपकी थिंकिंग, आपकी मल्टी डायमेंशनलिटी, आपका बैलेंस, आपका ऑफिसर वाला एटीट्यूड झलके आंसर में। जो उन्होंने कहा ना कि कोई तय पैमाना नहीं है, और आप टॉपर्स की कॉपी में तय पैमाना खोजना चाहते हो, आप थंब रूल्स निकालना चाहते हो आंसर लिखने के, नंबर्स पाने के, बट जहाँ पर भी इंसान जांचता है और इंसान लिखता है वहाँ व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते, तो X को जो पसंद है Y को पसंद हो जरूरी नहीं है। तो किसी को फ्लो चार्ट पसंद है, किसी को नहीं है, तो किसी को मिला नंबर, किसी को नहीं मिला। अब आप, और इसमें क्या हो रहा है, आप जितने टॉपर्स की कॉपी देखोगे उतने कंफ्यूज होते जाओगे। तो जो उसने शुरू में कहा वो सबसे मेन बात है, आपको सारे टॉपर्स की कॉपी में से इसेंस निकालना है, इत्र निकालना है, स्टैंडर्ड रूल्स निकालने हैं, थंब रूल्स नहीं खोजने कि मानक रूप से ये 4 चीज़ें सब में पाई गई हैं तो ये एक्सेप्टेबल हैं, ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, तो मैं जैसा ज़रूरत होगी वैसा यूज़ करूँगा। और इसीलिए उसने कहा कि आप इसकी कॉपी भी मिलें, किसी की कॉपी मिले, उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो। इनकी स्टाइल किसी और की स्टाइल कॉपी करने की कोशिश मत करो। हो ये रहा है कि इतनी आसानी से सोशल मीडिया में टॉपर्स अवेलेबल हैं, कॉपी अवेलेबल हैं और मुफ्त के गाइड अवेलेबल हैं कि अब गाइडेंस गूगल हो गया है। गूगल में कुछ खोजते हो तो
कुछ मिलता है या परेशान हो जाते हो? परेशान। तो अभी गाइडेंस गूगल वाली चीज़ है, इतना सारा गाइडेंस है, उसको फिल्टर करना बहुत मुश्किल है, जैसे गूगल की चीज़ों को फिल्टर करना मुश्किल है, तो वहाँ दिमाग लगाना है। ठीक। तैयारी के दौरान ऐसा लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं, अपने आप को जज कैसे करें? देखो, ट्रैक के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपकी मतलब जो लाइफस्टाइल और रूटीन है वो कैसा है, ठीक है। तो एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को भी ये डाउट होता था, जैसे मैं दिन में 7-8-9 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि यार कम तो नहीं पढ़ रहा हूँ। बैलेंस्ड ज़िंदगी जीनी है, अच्छे से सिंसियरली पढ़ना है और अच्छे से खुद को रिलीज़ भी देना है, ठीक है, और हेल्थ मेंटेन करते चलना है। फिर आता है ट्रैक पे कि पढ़ाई का तरीका सही है या गलत, और ये कन्फ्यूजन होता है। तो पढ़ाई के तरीके पे भी मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अब उसमें आपकी कन्फ्यूजन हो सकता है सॉल्व हो जाए। एक, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है, एक बुक को 10 बार पढ़ना है। मैं मेरे यूट्यूब वीडियो में भी 1 सेकेंड है कि 2 बार मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को कोई चीज़ बताई, वो एग्ज़ाम में आई, मेरे को याद नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 10 बार नहीं सुना, एक ही बार सुना था। मेरे दोस्त ने बताई थी, बोला यार ये तो मैं बताया था, अब नहीं याद रहा। रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आप गलत ट्रैक में हो, क्योंकि लिखना भी होता है। लिखोगे नहीं ना, कितना भी नॉलेज होगा ना, पन्ने पे नहीं उतरेगा। और 2 दिन आंसर राइटिंग करोगे तो घर में बहुत अच्छी होगी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब 21 घंटे का वो फिज़िकल मेंटल स्ट्रेस आएगा और टाइम का प्रेशर आएगा ना, तो और नहीं लिख पाओगे। इस बार मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरा फ्लो टूटा था, तो मेरे को पेपर, पहली बार मेरे को पेपर कंप्लीट करने में 2 नंबर का मेरा भी छूट गया। और पेपर 3 में छूटा था मेरा, तो पेपर 4 में मैं एकदम हड़बड़ी में लिखा, पहला ही क्वेश्चन गलत पढ़ा और 2 नंबर का गलत करके आ गया। मेरा पहला ही पेपर अगर मैं कभी शेयर करता हूँ तो उसमें आपको दिखेगा गलत। तो ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज़ आते हैं। और मैं बोला नॉलेज सबके, आप सोचोगे यार सब तो पढ़ रहे हैं, सबके पास नोट्स है, बुक्स है, मैं कैसे टॉप करूँगा? ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैनेज करना सीख गया ना, ठंडे उस टाइम पे भी अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना, तो जी, तो वो चीज़ यहाँ पे भी करनी है कि सही चीज़ें पढ़नी है, इधर उधर 10 जगह नहीं भटकना है, सिलेक्टेड चीज़ें करो। और एक्स्ट्रा अगर एफर्ट लगाना तो एक्स्ट्रा स्टैटिक फैक्ट्स मत याद करो, वहाँ आप डी ट्रैक हो गए। क्या करो? एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन, करंट अफेयर्स, रियल लाइफ चीज़ें, जिससे एक्चुअली आधा एक नंबर मिलता है। ऐसे में हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग करें या विशिष्ट क्लिष्ट शब्दों का? क्लिष्ट शब्दों का, अनलेस कि आप उस सब्जेक्ट की टेक्निक, मतलब कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है तो आप ऑफकोर्स टेक्निकल जार्गन या उस सब्जेक्ट की कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो आप अब ज्योग्राफी पे है तो आप मिएंडरिंग वर्ड जो भी उसको हिंदी में बोलते हैं वो यूज़ करोगे। पर इतना भारी लिटरेरी लैंग्वेज लिखने का बिल्कुल कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाले को और मेहनत लगेगा ना, सामने वाला हो सकता है हिंदी का प्रोफेसर हो, पर हो सकता है ना भी हो, तो उसका मेहनत क्यों बढ़ाना? सिंपल रखिए, भारी वर्ड से पोइट्री लिखने से कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे पॉइंट में लिखें या पैराग्राफ वाइज? देखो, कन्वेक्शनली जो हम ऐसे लिखते हैं, जो हमको स्कूल में सिखाया गया, वो हमेशा पैराग्राफ्स में लिखा जाता है, लेकिन CGPSC में पॉइंट्स में लिखने पे मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसे छोड़ो, वो पूरा पोस्टर बन जा रहा है, मतलब उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, ग्राफ, सब कुछ। पहले मैं नहीं बनाता था, फिर मेरा 84 नंबर आया, मैं अब इससे नीचे तो जाएगा नहीं, अब सारे रिस्क ले लेता हूँ, अब आ रहा है 130, 120, ऐसा। क्या बोलूँ अब? जो तुम बोल रहे हो ये सारी बातें इनको बोली गई हैं, बस ये है कि तुमने बोला तो ठप्पा लग जाएगा, है ना? क्योंकि इंसान 3-4 जगह से चीज़ों को हाँ वो करना चाहता है। ये लो। DSP में सिलेक्शन हुआ था, उसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या है? यही है शायद आपका क्वेश्चन, क्योंकि लिखा हुआ है हाउ डज इट फील्स एंड फिजिकल ऑफ DSP। तो अगर आप फिजिकल क्राइटेरिया पूछ रहे हैं बेसिकली, तो प्रैक्टिकली वहाँ पे क्या होता है, विजन जो होता है ना आपका आँख, उसका दिक्कत रहता है। अगर कलर ब्लाइंड हो तो रिजेक्ट कर देते हैं, चश्मे में उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, 3-4 पावर है तो हो जाएगा, ठीक है। और दौड़ने वोड़ने का भी ऐसा नहीं कि उसके दम पे एकदम रिजेक्ट कर देते हैं। अभी हालांकि मेरा मेडिकल हुआ नहीं है, DSP की ज्वाइनिंग अभी तक रुकी हुई है, फूड की आ गई है। तो CGPSC इज़ एनीथिंग बट प्रिडिक्टेबल, ठीक है। प्री के लिए तो उन्होंने बताया 4 महीने अब लगेंगे, पहले 2 महीने थे। अच्छा, प्रीलिम्स में भी क्या है, थोड़े हाई बाय क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका मतलब
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे को बिल्कुल समुद्र के मतलब सूर्य के नीचे जितना ज्ञान है सारा समेट लेना है, क्योंकि अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ भी गिरा। पिछला पेपर बहुत टफ था, कट ऑफ कितना गया? 75। अभी कितना 88 89 शायद गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आपको फर्स्ट नहीं आना है प्रीलिम्स में, और पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, पैनिक मोड में मत चले जाना। बेसिक चीज़ें ही पढ़ना, और करंट अफेयर्स में थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि अब वो करंट अफेयर्स घुस घुस के पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा कि G20 कहाँ हो रहा है, वो अब G20 की संरचना में घुस रहे हैं, उसके कंसेप्ट में घुस रहे हैं, तो करंट को थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़िए। हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक सर्वे, हाउ टू नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। देखो, इसका जो आइडियलिस्टिक तरीका मैं पहले अपनाता था कि इकोनॉमिक सर्वे लिया, उसके नोट्स बनाए, एक दिन पूरा चला जाता था उसमें मेरे, खासकर इंग्लिश वालों के लिए, क्योंकि हिंदी में इकोनॉमिक सर्वे होता है तो एक दिन चला जाता है, लेकिन ना वो 60 पेज के नोट्स हो गए, तो मेरे लिए बहुत स्मूथ है उसको पढ़ना। ठीक है, उसमें से भी ना स्पेसिफिक सेक्शंस आपकी कॉमन सेंस लगाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा पूछता है। आवर स्टेट इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, ट्राइब्स, वेलफेयर स्कीम्स, वुमेन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर डालिए। स्कीम्स पूछ ही रहे हैं, एग्रीकल्चर पूछ ही रहे हैं, उन सेगमेंट्स को उठाइए। सारा डेटा आप नहीं याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी पे खेलिए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड बेस्ड ऑन व्हाट इज़ मोर रेलेवेंट टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अर्बन डेवलपमेंट पूछने का चांस बहुत कम है, ट्राइबल्स पे या एग्रीकल्चर पे पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो उस तरीके से थोड़ा खेल दीजिए। और अगर आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, तो मैगजीन्स आती है बीके नायक एंड ऑल, शायद दिल्ली एस भी मतलब इकोनॉमिक सर्वे के निकालता होगा, तो मैगजीन से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ हायर एजुकेशन डिग्री मैटर इन प्रमोशन सच एज PhD? नहीं, प्रमोशन में आपकी सीनियरिटी और आपका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाता है, जो आपके सीनियर्स लिखते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, वही मैटर करता है। कुछ सिलेक्टेड, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं है, वो सिलेक्टेड स्ट्रीम्स होते होंगे प्रोफेसर वगैरह, तो उसका नहीं पता मुझे। मेरा बैकग्राउंड, मैं साइंस लिया था, इंजीनियरिंग किया था NIT रायपुर से, सिविल इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई में प्री की स्ट्रेटजी। अब इसमें वही है कि 500 पेज की बुक को 200 पेज के नोट्स में उतारा मैंने, हालांकि उसमें मेरे को टाइम लग गया था चीज़ों को करने में। आजकल तो फिर भी बहुत मटेरियल अवेलेबल है, पहले इंग्लिश में दिक्कत होती थी। जितना नोट्स बनाओगे ना, आज आपको लगेगा कि मेरा 2 दिन जा रहा है, 4 दिन जा रहा है, बाद में वो आपको टाइम सेव करेगा नेट। ठीक है, तो एक बाउंड्री सेट कर लो, पहले नोट्स बना लो, भले 4 महीना लग जाए, भले पहला प्री मत निकले। ठीक है, एक बाउंड्री सेट कर लो, एक मटेरियल होना चाहिए कि इसी को मैं रेफर करूँगा, एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स, उसका कोई वो नहीं है, और उसको इतना पढ़ दो कि उसमें एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैंने ठीक ठाक नोट्स बना लिए, उसमें से अगर मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, और मेरा करंट अफेयर्स डिसेंट लेवल पे बन जा रहा है, तो मेरा प्री निकल रहा है। इसी स्ट्रेटजी पे लगातार 4 प्री निकला है और 1 डे एग्ज़ाम निकला है मेरा फॉरेस्ट का। तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, बहुत लोगों को ये भी चीज़ आ गई है कि हिंदी में कम मार्क्स मिल रहे हैं। हिंदी में प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं। पहला, स्पीड, हिंदी में स्पीड कम होती है। ठीक है, दूसरा, हिंदी में आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर आप लाइन खींचे रहो, फिर नीचे भी खींचोगे, अजीब लगेगा। अब इन इश्यूज़ का तोड़ निकालो। स्पीड बढ़ानी है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे चलेगा, वहाँ उनको एकदम कैलीग्राफी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हैंडराइटिंग 19-20 हो, चलेगा। दूसरा, डायग्राम या फ्लो चार्ट से समझाओ, जिससे जगह घेरा जाए, कम टाइम में आप ज़्यादा लिख सकोगे। अगर मेरा दोस्त वही करता था, फ्लो चार्ट बनाता था। ठीक है, अंडरलाइन का फिर तोड़ है कि आपको अगर उसको हाईलाइट करना है तो दूसरे तरीके हो सकता है, कुछ मतलब इन्वर्टेड कॉमा या किसी और चीज़ के, कोई सिंबल मत बना देना वो सब, क्योंकि अलाउड पेपर में इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कोई रिलीजियस सिंबल या ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, तो मतलब वैसी कोई चीज़ मत बना देना। बाकी हाँ, हाईलाइट करने के अंडरलाइन के अलावा भी तरीके होते हैं। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हिंदी में ज़्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं वो लोग, अब उसका यही है कि ग्रामर सुधार लो। यही 2 चीज़ें, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी में मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिले हैं, लोग बन रहे हैं ऑफिसर्स।
योर सोर्सेस ऑफ इंग्लिश बुक, बट वंस अगेन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही बुक पढ़ना है, मतलब कि दूसरी बुक सारी वो है, और मैं किसी पब्लिकेशन को वो भी नहीं करना चाहता प्रमोट। बेसिकली ऐसा है कि एक ठीक ठाक बुक उठाओ, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, फंडामेंटल ये है। और वो एकदम ऐसे 5 किलो की किताबें नहीं पढ़नी है। नहीं, एक्चुअली ये लोग ना यहाँ से जो मिलता है उसको तो एक आध महीने में पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो चाहते हैं 2-4 किताबें और मिल जाएं। मतलब बहुत मेहनती लोग हैं ना, इसलिए बार बार पूछते रहते हैं लोग, क्योंकि यहाँ वाला तो 1-2 महीने में ही ख़त्म हो जाता है इनका, है ना, यहाँ वाला कहीं भी वाला ना। तो इसलिए ये लोग बेसिकली ये लोग आते ही कलेक्टर हैं, बुक कलेक्टर। यहाँ डिप्टी कलेक्टर बनने आए। हाँ, लेकिन बन के क्या जाते हैं, बुक कलेक्टर। नहीं देखिए, ये क्वेश्चंस ना आपको 10 लोग आके और बताएंगे ना तो भी आपके मन में रहेगा कि मैं 12 घंटा मेरे को पढ़ना चाहिए, या मेरे को एकदम यूपीएससी वाली 2-2 हज़ार पेज की किताब पढ़नी चाहिए, या मेरे को 10 किताब से ये आप कितना भी मैं समझा लूँ, आप में से कुछ लोग हैं नहीं समझो, मेरे जैसे 4 और आके चले जाएंगे ना। पर मैं बता रहा हूँ भाई, भुगत के सीखने से अच्छा है सीधा सीख जाओ। लिमिटेड पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो। उनको ब्यूरोक्रेट, उनको ज्ञानी नहीं चाहिए, उनको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो नॉलेज को तुरंत इम्प्लीमेंट कर सके। बस अब ख़त्म करो, इनको मन की शांति दे दो तुम, है ना। चलो, मन की शांति के लिए क्या करें? पहले शांति की स्पेलिंग ठीक करें, और पैनिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अब देखो, पूरी लाइफ का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सीजीपीएससी एग्जाम से पहले ना ये सोच के मत जाओ कि मेरा इस एग्जाम पे पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। ठीक है, अगर पूरा एक साल आपने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो ठीक, इस एग्जाम से 2-4% का फर्क है। उसको दिमाग में जितना हुआ बनाओगे उतना स्ट्रेस होगा। सिंपली सोचो, सीट एज इट इज, कि सवाल पूछेगा हम जवाब देंगे। हम यही करने जा रहे हैं, वहाँ महात्मा बनने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ डिप्टी कलेक्टर बनने नहीं जा रहे हैं, हम सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। ऐसा सोच के जाओ तो स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए। मैं पंकज को छोड़ के आ रहा हूँ एंड वी विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स, ओके।